सोचना तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या हम स्मार्ट थिंकिंग करते हैं? क्या हम अपने तर्कों को ठोस प्रमाणों से समर्थन देते हैं? क्या हम अपने विचारों को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि वे न केवल तार्किक लगें, बल्कि दूसरों को भी प्रभावित कर सकें? अगर इन सवालों का जवाब ढूंढना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं है। हमें यह भी सीखना होगा कि उस जानकारी का विश्लेषण कैसे करें, उसे सही तरीके से व्यवस्थित कैसे करें और एक प्रभावी तर्क, आर्ग्यूमेंट कैसे बनाएं। तर्क करना सिर्फ बहस जीतने के लिए नहीं होता, बल्कि यह बेहतर निर्णय लेने, समस्याओं का समाधान निकालने और किसी भी विषय को गहराई से समझने की कुंजी है। इस वीडियो में हम मैथ्यू एलन की किताब स्मार्ट थिंकिंग, स्किल्स फॉर क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग को विस्तार से समझेंगे। इस किताब में 10 अध्याय हैं जो हमें सिखाते हैं कि कैसे बेहतर तर्क विकसित करें, अपनी सोच को तार्किक बनाएं, सही सवाल पूछें, प्रमाणों का उपयोग करें और अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करें। अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग और इफेक्टिव राइटिंग सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह गाइड न केवल आपकी सोचने की क्षमता को निखारेगा, बल्कि आपकी रिसर्च, कम्युनिकेशन और डिबेटिंग स्किल्स को भी नए स्तर पर ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि स्मार्ट थिंकिंग क्या होती है और इसे अपने जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है। अध्याय 8, स्मार्ट थिंकिंग, समझदारी से सोचने की कला। हम हर दिन अनगिनत फैसले लेते हैं, छोटे छोटे रोजमर्रा के निर्णयों से लेकर बड़े और जटिल फैसलों तक। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम ये फैसले किस आधार पर लेते हैं? क्या हमारी सोच वाकई तार्किक और प्रभावी होती है, या हम बस अपनी आदतों और भावनाओं के आधार पर फैसले कर लेते हैं? स्मार्ट थिंकिंग यानी समझदारी से सोचने की कला हमें बेहतर निर्णय लेने, सही तथ्यों को समझने और तार्किक रूप से सोचने की क्षमता विकसित करने में मदद करती है। यह अध्याय इसी विषय पर गहराई से चर्चा करेगा और हमें यह समझाएगा कि स्मार्ट थिंकिंग क्यों जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं और इसे कैसे विकसित किया जा सकता है। स्मार्ट थिंकिंग क्या है? अक्सर लोग सोचते हैं कि स्मार्ट थिंकिंग का मतलब तेज दिमाग या बहुत ज्यादा ज्ञान होना है, लेकिन असल में यह एक कौशल, स्किल है जिसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। स्मार्ट थिंकिंग का मुख्य उद्देश्य सही तथ्यों को पहचानना, तर्कसंगत रूप से उनकी व्याख्या करना और बेहतर फैसले लेना होता है। यह सोचने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें हम जानकारी को समझते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और फिर किसी निष्कर्ष, कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। स्मार्ट थिंकिंग में 4 महत्वपूर्ण घटक होते हैं: स्पष्टता, क्लैरिटी; तर्कसंगतता, लॉजिकल थिंकिंग; विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, एनालिटिकल थिंकिंग; और निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग। जब हम किसी समस्या को हल कर रहे होते हैं, तो हमें सबसे पहले उसे पूरी तरह से समझना होता है। अगर हमारी सोच अस्पष्ट है, तो हम सही नतीजे तक नहीं पहुंच सकते। इसी तरह हमें अपनी सोच को तार्किक बनाना होता है, ताकि हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पहलुओं का गहराई से विश्लेषण कर सकें। हमें स्मार्ट थिंकिंग की जरूरत क्यों है? आज की दुनिया में हर जगह सूचनाओं, इंफॉर्मेशन की बाढ़ है। सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल और इंटरनेट हमें हर सेकंड नए नए तथ्यों और विचारों से भर रहे हैं। लेकिन इनमें से हर जानकारी सही नहीं होती। कई बार हम बिना सोचे समझे किसी अफवाह या झूठी खबर पर विश्वास कर लेते हैं। यही कारण है कि हमें स्मार्ट थिंकिंग की जरूरत होती है, ताकि हम सही और गलत में फर्क कर सकें और सूचनाओं का सही विश्लेषण कर सकें। व्यक्तिगत जीवन में भी स्मार्ट थिंकिंग बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम करियर से जुड़ा कोई फैसला लेते हैं, तो हमें यह समझने की जरूरत होती है कि कौन सा विकल्प हमारे लिए सबसे अच्छा है। यदि हमारी सोच तार्किक नहीं होगी, तो हम गलत निर्णय ले सकते हैं।
जिसका असर हमारे पूरे जीवन पर पड़ सकता है। इसी तरह व्यवसाय और नौकरी में भी सही सोचने और निर्णय लेने की क्षमता से ही हम सफल हो सकते हैं। समाज के स्तर पर भी स्मार्ट थिंकिंग की भूमिका अहम होती है। एक समझदार नागरिक के रूप में हमें यह समझना चाहिए कि जो भी सामाजिक या राजनीतिक मुद्दे हमारे सामने आते हैं, उनके पीछे क्या तर्क हैं। यदि हम बिना जांचे परखे किसी भी विचार को मान लेंगे, तो यह समाज में गलत धारणाओं को बढ़ावा दे सकता है। स्मार्ट थिंकिंग हमें इन धारणाओं से बचाती है और एक तर्कसंगत सोच विकसित करने में मदद करती है। स्मार्ट थिंकिंग के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? स्मार्ट थिंकिंग के लिए कुछ बुनियादी सिद्धांतों को समझना जरूरी है। सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि किसी भी जानकारी का स्रोत, सोर्स क्या है और वह कितना विश्वसनीय, रिलायबल है। यदि कोई जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह सच भी हो। हमें यह परखने की जरूरत होती है कि क्या यह तथ्य वैज्ञानिक प्रमाणों, साइंटिफिक एविडेंस पर आधारित है या यह सिर्फ किसी की व्यक्तिगत राय, ओपिनियन है। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि हमें अपने पूर्वाग्रहों से बचना चाहिए। कई बार हम किसी जानकारी को सिर्फ इसलिए सच मान लेते हैं क्योंकि वह हमारे विचारों से मेल खाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह वास्तव में सही है। एक समझदार व्यक्ति वही होता है जो हर तथ्य को तटस्थ, न्यूट्रल तरीके से देखे और उसे परखे। तीसरा सिद्धांत है कि हमें हमेशा वैकल्पिक दृष्टिकोणों, ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स को समझना चाहिए। किसी भी विषय पर एक से अधिक दृष्टिकोण हो सकते हैं, और यदि हम केवल एक ही दृष्टिकोण से चीजों को देखेंगे तो हमारी सोच सीमित हो जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी सामाजिक समस्या पर चर्चा कर रहे हैं, तो हमें यह देखना चाहिए कि अलग-अलग समुदायों या विशेषज्ञों की इस पर क्या राय है। स्मार्ट थिंकिंग को कैसे विकसित करें? अब सवाल उठता है कि क्या स्मार्ट थिंकिंग को सीखा जा सकता है? इसका जवाब है हां। यह एक ऐसी स्किल है जिसे लगातार अभ्यास से बेहतर बनाया जा सकता है। सबसे पहले हमें सही सवाल पूछने की आदत डालनी चाहिए। जब भी कोई नई जानकारी मिले, तो हमें खुद से यह पूछना चाहिए, क्या यह सच है? इसका प्रमाण क्या है? क्या कोई और नजरिया हो सकता है? दूसरी महत्वपूर्ण आदत यह है कि हमें अपनी सोच का नियमित विश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हमने जो भी फैसले लिए हैं, वे कितने सही थे और क्या हम उनमें सुधार कर सकते हैं। इससे हमारी निर्णय लेने की क्षमता और बेहतर होगी। तीसरी चीज जो हमें करनी चाहिए वह है अच्छी किताबें पढ़ना। स्मार्ट थिंकिंग को विकसित करने के लिए हमें क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग से जुड़ी किताबें पढ़नी चाहिए। ये किताबें हमें यह सिखाती हैं कि कैसे तार्किक रूप से सोचें और किसी भी समस्या का समाधान खोजें। अब जानते हैं कि स्मार्ट थिंकिंग का व्यावहारिक उपयोग क्या है। स्मार्ट थिंकिंग सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी काम आती है। शिक्षा के क्षेत्र में एक छात्र को परीक्षा में अच्छा करने के लिए सिर्फ याद करने से ज्यादा तर्कसंगत रूप से सोचने की जरूरत होती है। जब वह किसी प्रश्न का उत्तर दे रहा होता है, तो उसे यह समझना चाहिए कि उसके उत्तर में तर्क और विश्लेषण होना चाहिए। बिजनेस और कॉरपोरेट सेक्टर में भी स्मार्ट थिंकिंग बहुत जरूरी होती है। एक अच्छे बिजनेस लीडर को हर समय निर्णय लेने होते हैं, और यह निर्णय तभी सही हो सकते हैं जब वह पूरी जानकारी और सही तर्कों पर आधारित हों। अगर कोई कंपनी बिना सोच विचार के कोई बड़ा फैसला लेती है, तो यह उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। सामाजिक स्तर पर स्मार्ट थिंकिंग हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करती है। जब हम किसी भी सामाजिक या राजनीतिक मुद्दे पर राय बनाते हैं, तो हमें पहले सभी तथ्यों की जांच करनी चाहिए और फिर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। अब इस अध्याय को समाप्त करते हुए आपको बताना चाहूंगा कि स्मार्ट थिंकिंग एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है जिसे हम अभ्यास से विकसित कर सकते हैं। यह हमें सही और गलत में फर्क करना,
तार्किक रूप से सोचना और बेहतर निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। अगर हम अपनी सोचने की आदतों में थोड़ा सुधार करें और तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाएं, तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफल हो सकते हैं, बल्कि एक बेहतर समाज का निर्माण भी कर सकते हैं। अब जब हमने स्मार्ट थिंकिंग के मूलभूत सिद्धांतों को समझ लिया है, तो अगले अध्याय में हम इसके व्यावहारिक पहलुओं पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। अध्याय 2, दावे, क्लेम्स। तर्कशीलता के मूल तत्व। हम हर दिन अनगिनत विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जब हम किसी बहस में शामिल होते हैं, कोई रिपोर्ट लिखते हैं या किसी मुद्दे पर अपनी राय देते हैं, तो हम दरअसल दावे बना रहे होते हैं। लेकिन क्या हर दावा तार्किक होता है? क्या हर दावा प्रमाणित किया जा सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी तर्क या स्पष्टीकरण में दावों की भूमिका क्या होती है? तर्क शक्ति को बेहतर ढंग से समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि दावे कैसे काम करते हैं और उन्हें सही तरीके से कैसे प्रस्तुत किया जाए। यह अध्याय हमें यही सिखाने वाला है कि प्रभावी तर्क बनाने के लिए दावों को किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है। जब भी हम किसी तथ्य या विचार को व्यक्त करते हैं, तो हम एक दावा कर रहे होते हैं। दावा किसी भी विषय पर दिया गया एक ऐसा कथन होता है जिसे सच या झूठ साबित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, चाय कॉफी से ज्यादा फायदेमंद होती है, या ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के लिए खतरा है, ये सभी दावे हैं। कुछ दावे पूरी तरह से प्रमाणों और तथ्यों पर आधारित होते हैं जिन्हें सत्यापित किया जा सकता है, जबकि कुछ दावे राय या व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं जिन्हें पूरी तरह से सत्य या असत्य नहीं कहा जा सकता। यही कारण है कि हर दावा समान नहीं होता, बल्कि उसकी अपनी विशेषताएं होती हैं। किसी भी दावे की प्रभावशीलता इस पर निर्भर करती है कि वह कितना सत्यापित और परीक्षण योग्य है। एक मजबूत दावा वह होता है जिसे प्रमाणों के आधार पर जांचा जा सके। यदि कोई कथन ऐसा है जिसे सिद्ध नहीं किया जा सकता, जैसे भगवान हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, तो यह एक विश्वास कहलाएगा, न कि एक तार्किक दावा। इसके अलावा हर दावा अपने संदर्भ पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यह अच्छा है। यह वाक्य अधूरा लगता है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं करता कि यह किस चीज की बात हो रही है और अच्छा किस संदर्भ में कहा जा रहा है। एक प्रभावी तर्क बनाने के लिए यह जरूरी होता है कि सभी दावे न केवल स्पष्ट हों, बल्कि आपस में तार्किक रूप से जुड़े भी हों। यदि हम यह कहें कि अत्यधिक चीनी खाने से मोटापा बढ़ता है, और फिर यह जोड़ें कि मोटापा कई बीमारियों का कारण बनता है, तो इन दोनों दावों को जोड़कर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इसलिए हमें अधिक चीनी नहीं खानी चाहिए। इस तरह जब एक से अधिक दावे आपस में तार्किक रूप से जुड़े होते हैं, तब वे मिलकर एक मजबूत तर्क का निर्माण करते हैं। हर दावा एक जैसा नहीं होता। संदर्भ और उद्देश्य के आधार पर दावों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला प्रकार है वर्णनात्मक दावा, जो किसी तथ्य को व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए, सूरज पूरब से उगता है। यह एक सत्यापित दावा है जिसे वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर प्रमाणित किया जा सकता है। दूसरा प्रकार है मूल्य आधारित दावा, जो किसी चीज को अच्छा, बुरा, उचित या अनुचित बताने का कार्य करता है। जैसे, सत्य बोलना हमेशा सही होता है। यह एक नैतिक मूल्य पर आधारित दावा है जिसे तर्कों के माध्यम से समर्थन दिया जा सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से परीक्षण योग्य नहीं होता। तीसरा प्रकार है नीतिगत दावा, जो किसी विशेष कार्य को करने या न करने की वकालत करता है। उदाहरण के लिए, सरकार को पेट्रोल की कीमतें कम करनी चाहिए। यह दावा एक नीति संबंधी विषय पर आधारित है और इसे विभिन्न आर्थिक और सामाजिक तर्कों के माध्यम से सही
या गलत साबित किया जा सकता है। चौथा प्रकार है कारणात्मक दावा, जो किसी घटना के कारण और प्रभाव के संबंध को स्पष्ट करता है। जैसे कि धूम्रपान करने से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। यह दावा वैज्ञानिक शोध पर आधारित हो सकता है और इसे प्रमाणों के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है। हालांकि यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि हर दावा मान्य नहीं होता। दावों की प्रामाणिकता इस बात पर निर्भर करती है कि वे कितने ठोस प्रमाणों और तर्कों पर आधारित हैं। कोई भी दावा तब तक प्रभावी नहीं होता जब तक उसे प्रमाणों द्वारा समर्थित न किया जाए। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहता है कि शाकाहारी भोजन स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो इसे वैज्ञानिक शोध या विशेषज्ञों की राय के माध्यम से समर्थन दिया जाना चाहिए, अन्यथा यह केवल एक राय भर रह जाएगी। इसके अतिरिक्त एक अच्छा दावा निष्पक्ष होता है और पूर्वाग्रहों से मुक्त होता है। यदि कोई कहता है कि मेरे अनुसार क्रिकेट दुनिया का सबसे अच्छा खेल है, तो यह एक व्यक्तिगत राय है, न कि एक निष्पक्ष दावा। निष्पक्ष दावे तथ्यों पर आधारित होते हैं, न कि केवल व्यक्तिगत पसंद या भावनाओं पर। जब हम किसी तर्क का निर्माण करते हैं, तो उसमें मुख्य रूप से दो प्रकार के दावे होते हैं, निष्कर्ष और आधार। निष्कर्ष वह मुख्य दावा होता है जिसे हम साबित करने का प्रयास कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, यह एक निष्कर्ष है। वहीं आधार वे सहायक दावे होते हैं जो इस निष्कर्ष को समर्थन प्रदान करते हैं। जैसे कि क्योंकि व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है, यह एक आधार है जो मुख्य निष्कर्ष को तार्किक समर्थन देता है। जब आधार और निष्कर्ष तार्किक रूप से जुड़े होते हैं, तभी तर्क मजबूत और प्रभावी बनता है। अब सवाल यह उठता है कि हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि हमारा दावा प्रभावी है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि हमारे दावे का स्रोत विश्वसनीय है या नहीं। यदि कोई दावा बिना किसी ठोस स्रोत के किया गया है, तो उसकी प्रामाणिकता संदिग्ध हो सकती है। दूसरा, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दावा तार्किक रूप से सुसंगत है और उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। तीसरा, हमें यह देखना चाहिए कि दावा पर्याप्त प्रमाणों पर आधारित है या नहीं। चौथा, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा दावा निष्पक्ष है और उसमें कोई पूर्वाग्रह शामिल नहीं है। और अंत में, हमें यह देखना चाहिए कि हमारा दावा स्पष्ट है और आसानी से समझा जा सकता है। दावे किसी भी तर्क का मूल आधार होते हैं। यदि हम अपने दावों को तार्किक, प्रमाण आधारित और निष्पक्ष बनाएं, तो हमारी सोच और अधिक प्रभावी बन सकती है। एक अच्छे दावे में स्पष्टता होती है, वह सही प्रमाणों पर आधारित होता है और तार्किक रूप से जुड़ा होता है। यही कारण है कि तर्क की मजबूती के लिए दावों को सही तरीके से प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। अगले अध्याय में हम यह समझेंगे कि कैसे अलग-अलग दावों को आपस में जोड़ा जाता है और वे किसी तर्क या व्याख्या में कैसे कार्य करते हैं, ताकि हमारा तर्क और अधिक प्रभावशाली बन सके। अध्याय 3, लिंकिंग। तर्कशीलता को जोड़ने की प्रक्रिया। जब हम किसी विचार, तर्क या स्पष्टीकरण को प्रस्तुत करते हैं, तो केवल दावे, क्लेम्स करना पर्याप्त नहीं होता। तर्क की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि उन दावों को आपस में किस तरह जोड़ा गया है। यह जोड़ने की प्रक्रिया लिंकिंग कहलाती है। बिना सही लिंकिंग के हमारे विचार बिखरे हुए और असंगत लग सकते हैं। लिंकिंग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न दावों और निष्कर्षों के बीच एक स्पष्ट, तार्किक और संगठित संबंध हो। यदि हमारे विचार एक दूसरे से जुड़ नहीं रहे हैं, तो वे न केवल कमजोर दिखेंगे बल्कि दूसरों को समझाने में भी मुश्किल होगी। उदाहरण के लिए, यदि हम यह कहें कि हमें रोज व्यायाम करना चाहिए क्योंकि यह महत्वपूर्ण है, तो यह तर्क अधूरा लगेगा।
लेकिन यदि हम इसे इस तरह जोड़ें कि हमें रोज व्यायाम करना चाहिए क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और बीमारियों से बचाव करता है, तो यह ज्यादा तार्किक और प्रभावी लगेगा। तर्क और व्याख्या में लिंकिंग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तर्क आर्ग्यूमेंट तब उपयोग किया जाता है जब हम किसी को किसी चीज के लिए मनाने की कोशिश करते हैं या किसी निष्कर्ष को सही साबित करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम यह कहना चाहें कि हमें कार्बन उत्सर्जन कम करना चाहिए, तो हमें इसके पीछे कोई ठोस कारण देना होगा, जैसे कि क्योंकि इससे जलवायु परिवर्तन की समस्या बढ़ रही है। दूसरी ओर, व्याख्या एक्सप्लेनेशन तब दी जाती है जब हम किसी घटना या स्थिति के पीछे का कारण समझाना चाहते हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन इसलिए हो रहा है क्योंकि कार्बन उत्सर्जन वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ा रहा है। दोनों ही स्थितियों में लिंकिंग का सही उपयोग करके ही एक स्पष्ट और प्रभावी विचार प्रस्तुत किया जा सकता है। लिंकिंग कई प्रकार की होती है, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार की लिंकिंग सबसे अधिक उपयोगी होती है। पहली है सहायक लिंकिंग, सपोर्टिव लिंकिंग, जिसमें एक दावा दूसरे दावे को समर्थन देता है। उदाहरण के लिए, यदि हम कहते हैं कि हमें फल खाने चाहिए क्योंकि फल स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, तो यह एक सहायक लिंकिंग होगी। दूसरी है तुलनात्मक लिंकिंग, कंपैरेटिव लिंकिंग, जिसमें 2 चीजों की तुलना करके निष्कर्ष निकाला जाता है, जैसे कि चाय की तुलना में कॉफी में अधिक कैफीन होती है, इसलिए कॉफी आपको ज्यादा सतर्क रख सकती है। तीसरी है कारणात्मक लिंकिंग, कॉजल लिंकिंग, जिसमें एक दावा यह दर्शाता है कि कोई घटना किसी अन्य घटना का कारण है, जैसे कि धूम्रपान करने से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा तर्क प्रभावी हो, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने विचारों को तार्किक रूप से जोड़ रहे हैं। पहला कदम है स्पष्ट संबंध बनाना, एस्टैब्लिशिंग क्लियर कनेक्शंस, यानी हमारे सभी दावे एक दूसरे से तार्किक रूप से जुड़े हों। यदि कोई दावा बिना किसी संदर्भ के दिया गया है, तो वह कमजोर लगेगा। उदाहरण के लिए, हमें सड़क पर ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। यह तब ज्यादा प्रभावी होगा जब हम यह भी बताएं कि क्योंकि इससे दुर्घटनाओं की संभावना कम होती है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है अतिरिक्त प्रमाण जोड़ना, एडिंग एडिशनल एविडेंस। जब तक हमारे दावे ठोस प्रमाणों से समर्थित नहीं होंगे, तब तक वे प्रभावी नहीं होंगे। जैसे कि धूम्रपान से कैंसर हो सकता है, यह दावा वैज्ञानिक शोध का हवाला देकर और भी मजबूत किया जा सकता है। इसके अलावा विरोधाभासों से बचना, अवॉइडिंग कॉन्ट्रडिक्शंस, भी बहुत जरूरी है। यदि हमारे तर्क में खुद ही विरोधाभास होंगे, तो यह न केवल भ्रम पैदा करेगा, बल्कि हमारी विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी को भी कम करेगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहता है कि व्यायाम सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन रोजाना दौड़ना सेहतमंद आदत है, तो यह तर्क परस्पर विरोधाभासी होगा और कमजोर लगेगा। लिंकिंग को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ तकनीकों का पालन किया जा सकता है। सबसे पहली तकनीक है क्रमबद्धता, सीक्वेंसिंग का ध्यान रखना। यदि हमारे विचार सही क्रम में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, तो उनका प्रभाव कम हो सकता है। उदाहरण के लिए, हमें प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए, पर्यावरण को नुकसान कम होगा। यह तर्क ज्यादा प्रभावी होगा यदि इसे इस क्रम में कहा जाए। यदि हम प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे, तो पर्यावरण को नुकसान कम होगा। दूसरी तकनीक है उपयुक्त भाषा का उपयोग, यूजिंग प्रॉपर लैंग्वेज करना। जब हम क्योंकि, बिकॉज, इसलिए, देयरफॉर, यदि तो, इफ देन शीन जैसे शब्दों का सही उपयोग करते हैं, तो हमारे तर्क अधिक स्पष्ट और संगठित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे, तो पर्यावरण को नुकसान कम होगा। इस वाक्य में यदि तो, इफ देन का उपयोग तर्क को मजबूत बना रहा है।
एक और महत्वपूर्ण तकनीक है विपरीत दृष्टिकोणों को शामिल करना, कंसिडरिंग ऑपोजिंग व्यूज। यदि हम अपने तर्क में संभावित आपत्तियों, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को भी शामिल करते हैं, तो हमारा तर्क अधिक प्रभावशाली बन सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग मानते हैं कि तकनीक का अधिक उपयोग बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन शोध यह दर्शाते हैं कि संतुलित तरीके से उपयोग करने से सीखने की क्षमता बढ़ सकती है। यहां एक विरोधी दृष्टिकोण को शामिल करके तर्क को अधिक ठोस बनाया गया है। संक्षेप में, लिंकिंग किसी भी तर्क को व्यवस्थित और प्रभावी बनाने की प्रक्रिया है। बिना सही लिंकिंग के तर्क अधूरा और असंगत लग सकता है। यदि हम सही प्रकार की लिंकिंग, सहायक, तुलनात्मक और कारणात्मक का उपयोग करें, तो हमारे तर्क न केवल अधिक प्रभावशाली बनेंगे, बल्कि दूसरों को समझाने में भी सफल रहेंगे। इसके अलावा, यदि हम क्रमबद्धता, भाषा के सही उपयोग और विरोधी विचारों को शामिल करने जैसी तकनीकों का पालन करें, तो हम अपने तर्कों को और अधिक सशक्त बना सकते हैं। अगले अध्याय में हम यह समझेंगे कि लिंकिंग को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न विश्लेषणात्मक तकनीकों, एनालिटिकल टेक्निक्स का उपयोग कैसे किया जा सकता है और कैसे हम अपने तर्कों की गुणवत्ता को और अधिक बढ़ा सकते हैं। अध्याय 4, तर्क में दावों के बीच संबंधों को समझना। तर्कशीलता को समझने और उसे प्रभावी बनाने के लिए यह जानना जरूरी है कि हमारे द्वारा किए गए दावे आपस में किस तरह से जुड़े होते हैं। महज दावे करने से कोई ठोस तर्क नहीं बनता, बल्कि यह देखना जरूरी होता है कि वे तर्कसंगत रूप से एक दूसरे को समर्थन देते हैं या नहीं। जब हम किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं तो उसमें कई आधार होते हैं, और उन आधारों के बीच संबंध को ठीक से समझना ही तर्क को मजबूत बनाता है। अगर ये संबंध स्पष्ट नहीं होंगे तो तर्क कमजोर हो जाएगा और दूसरों को समझाने में कठिनाई होगी। जब भी हम कोई तर्क देते हैं तो उसमें दो मुख्य प्रकार के दावे होते हैं। पहला, निष्कर्ष, और दूसरा, आधार। निष्कर्ष वह विचार होता है जिसे हम सही साबित करना चाहते हैं, जबकि आधार वे दावे होते हैं जो उस निष्कर्ष को समर्थन देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम यह कहना चाहते हैं कि नियमित व्यायाम सेहत के लिए फायदेमंद होता है, तो हमें इसे कुछ ठोस आधारों से जोड़ना होगा, जैसे कि व्यायाम करने से हृदय स्वस्थ रहता है और इससे जीवन प्रत्याशा बढ़ती है। यदि ये आधार तर्कसंगत रूप से जुड़े होंगे तो निष्कर्ष भी मजबूत होगा। लेकिन यदि इनमें तार्किक संबंध नहीं होगा तो तर्क प्रभावी नहीं लगेगा। तर्क में सभी आधार समान रूप से काम नहीं करते। कुछ आधार आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जबकि कुछ आधार स्वतंत्र रूप से भी निष्कर्ष को समर्थन दे सकते हैं। जब दो या अधिक आधार मिलकर किसी निष्कर्ष को सही ठहराने का प्रयास करते हैं और उनमें से कोई भी आधार अकेले पर्याप्त नहीं होता, तो इसे निर्भर आधार कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि यह कहा जाए कि सभी इंसानों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और पृथ्वी पर ऑक्सीजन उपलब्ध है, तो इन दोनों आधारों को मिलाकर ही यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इंसान पृथ्वी पर जीवित रह सकते हैं। यदि इनमें से कोई भी आधार हटा दिया जाए तो निष्कर्ष अधूरा रह जाएगा। दूसरी ओर, स्वतंत्र आधार वे होते हैं जो अकेले भी किसी निष्कर्ष को समर्थन दे सकते हैं, जैसे कि धूम्रपान से कैंसर हो सकता है और धूम्रपान से फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है। ये दोनों ही दावे स्वतंत्र रूप से यह निष्कर्ष देते हैं कि धूम्रपान से बचना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी आधार हटा दिया जाए तो भी निष्कर्ष कमजोर नहीं होगा, क्योंकि दूसरा आधार इसे समर्थन देने के लिए पर्याप्त रहेगा। अगर किसी तर्क को मजबूत बनाना है तो आधार और निष्कर्ष के बीच संबंध को स्पष्ट बनाए रखना जरूरी होता है। सबसे पहले, तर्क को सरल
और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करना आवश्यक है ताकि इसे आसानी से समझा जा सके। यदि तर्क अस्पष्ट होगा तो लोग इसे समझने में कठिनाई महसूस करेंगे। उदाहरण के लिए, हमें व्यायाम करना चाहिए क्योंकि यह अच्छा है। यह तर्क कमजोर लगेगा क्योंकि अच्छा शब्द अस्पष्ट है। इसके बजाय, हमें व्यायाम करना चाहिए क्योंकि यह हृदय को मजबूत करता है और बीमारियों से बचाव करता है। यह तर्क अधिक स्पष्ट और प्रभावी लगेगा। तर्क को मजबूत बनाने के लिए एक और महत्वपूर्ण चीज यह है कि उसमें ठोस प्रमाणों का उपयोग किया जाए। यदि आधार वैज्ञानिक शोध, आंकड़ों या विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित हो तो तर्क अधिक प्रभावशाली होता है। उदाहरण के लिए, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह एक कमजोर तर्क है, लेकिन यदि इसे इस आधार पर प्रस्तुत किया जाए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार धूम्रपान कैंसर का प्रमुख कारण है, तो यह अधिक प्रभावशाली होगा। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि तर्क में विरोधाभास नहीं होने चाहिए। अगर तर्क के आधार आपस में ही विरोध करते हैं तो पूरा तर्क कमजोर हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे कि हमें व्यायाम करना चाहिए क्योंकि यह सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन व्यायाम सेहत के लिए जरूरी नहीं है, तो यह एक विरोधाभासी तर्क होगा और इसे स्वीकार करना मुश्किल होगा। तर्क में आधार और निष्कर्ष के बीच संबंध को मजबूत बनाने के लिए यह देखना जरूरी होता है कि वे किस प्रकार से जुड़े हैं। कई बार तर्क कारण प्रभाव के आधार पर बनाए जाते हैं, जहां एक दावा किसी अन्य दावे का कारण बनता है। उदाहरण के लिए, कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है, इसलिए जलवायु परिवर्तन हो रहा है। यह एक कारण प्रभाव संबंध दर्शाने वाला तर्क है। इसी तरह तुलनात्मक तर्कों में दो चीजों की तुलना करके निष्कर्ष निकाला जाता है, जैसे कि चाय की तुलना में कॉफी में अधिक कैफीन होती है, इसलिए कॉफी आपको ज्यादा सतर्क रख सकती है। कुछ तर्क सैद्धांतिक होते हैं जो किसी सिद्धांत या नियम पर आधारित होते हैं, जैसे कि लोकतंत्र में नागरिकों को स्वतंत्रता होती है, इसलिए सभी नागरिकों को अपनी राय रखने का अधिकार होना चाहिए। कई बार लोग ऐसे तर्क प्रस्तुत करते हैं जो सतही रूप से मजबूत लगते हैं, लेकिन गहराई से देखने पर वे तार्किक रूप से गलत होते हैं। इसे पहचानने के लिए हमें यह देखना चाहिए कि क्या निष्कर्ष सही मायने में आधार से निकलता है या फिर यह केवल जबरदस्ती जोड़ा गया है। एक प्रभावी तर्क में निष्कर्ष हमेशा आधारों से स्पष्ट रूप से निकलना चाहिए, न कि केवल अनुमान या भावनाओं के आधार पर जोड़ा जाना चाहिए। यदि निष्कर्ष को सही मायने में आधार से जोड़ा नहीं गया है तो वह कमजोर लगेगा और विरोधाभासी तर्कों के प्रति संवेदनशील रहेगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहे कि हमें हर दिन योग करना चाहिए क्योंकि मेरी दादी इसे फायदेमंद मानती हैं, तो यह एक कमजोर तर्क होगा क्योंकि इसमें कोई ठोस प्रमाण या तार्किक संबंध नहीं है। लेकिन यदि इसे इस तरह प्रस्तुत किया जाए कि हमें हर दिन योग करना चाहिए क्योंकि वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि यह तनाव कम करता है और शरीर को स्वस्थ रखता है, तो यह अधिक मजबूत तर्क होगा। तर्कों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए यह देखना भी आवश्यक है कि सभी आधार स्पष्ट और तर्कसंगत हैं। यदि कोई आधार अस्पष्ट है या उसमें सटीकता की कमी है, तो वह निष्कर्ष को कमजोर कर सकता है। उदाहरण के लिए, सभी लोगों को स्वस्थ रहना चाहिए। यह एक सामान्य कथन है, लेकिन यदि इसमें यह जोड़ा जाए कि सभी लोगों को स्वस्थ रहना चाहिए क्योंकि इससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है और वे अधिक उत्पादक बनते हैं, तो यह अधिक तार्किक और समझने योग्य हो जाता है। इसी तरह आधारों के बीच तार्किक संगति भी महत्वपूर्ण होती है। यदि एक आधार दूसरे आधार का खंडन कर रहा है तो पूरा तर्क कमजोर हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आधार निष्कर्ष को पर्याप्त रूप से समर्थन दे रहे हैं या नहीं। कभी कभी लोग अपने तर्क को मजबूत दिखाने के लिए कई आधार प्रस्तुत कर देते हैं, लेकिन यदि वे निष्कर्ष से सीधे जुड़े नहीं हैं
तो तर्क फिर भी कमजोर रहेगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहे कि हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह अस्वस्थ होता है और साथ ही यह महंगा भी होता है, तो यह तर्क पूरी तरह से मजबूत नहीं होगा। जंक फूड के महंगे होने का तर्क इसके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने से अलग है। इसलिए यदि निष्कर्ष हमें जंक फूड से बचना चाहिए क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है पर केंद्रित हो, तो यह अधिक प्रभावी होगा। तर्कों को मजबूत बनाने के लिए यह भी जरूरी होता है कि वे तथ्यों पर आधारित हों, न कि केवल व्यक्तिगत राय या भावनाओं पर। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहता है कि मुझे लगता है कि सभी को जल्दी सोना चाहिए क्योंकि यह अच्छा होता है, तो यह तर्क बहुत व्यक्तिगत और अस्पष्ट लगता है। लेकिन यदि इसमें यह जोड़ा जाए कि अनुसंधान दर्शाते हैं कि जल्दी सोने से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और उत्पादकता बढ़ती है, तो यह अधिक मजबूत और तार्किक तर्क बनेगा। इसी तरह एक मजबूत तर्क वह होता है जिसमें विरोधी दृष्टिकोणों, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को भी शामिल किया जाए और फिर उन्हें तर्क संगत रूप से खारिज किया जाए। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहे कि कुछ लोग मानते हैं कि रात में जागकर काम करना ज्यादा प्रभावी होता है, लेकिन शोध दर्शाते हैं कि पर्याप्त नींद न लेने से निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होती है और एकाग्रता पर असर पड़ता है, तो यह तर्क ज्यादा संतुलित और विश्वसनीय लगेगा। तर्क में आधारों और निष्कर्षों के बीच संबंध को प्रभावी बनाने के लिए हमें यह भी देखना चाहिए कि वे किस प्रकार से व्यवस्थित किए गए हैं। यदि तर्क अव्यवस्थित होगा, तो भले ही उसमें ठोस आधार हों, वह समझने में मुश्किल होगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहे कि हमें जल संरक्षण करना चाहिए क्योंकि यह महत्वपूर्ण है और यदि हम पानी बचाएंगे तो जल संकट कम होगा, तो यह तर्क कुछ हद तक तार्किक तो है, लेकिन अधिक स्पष्टता के लिए इसे इस प्रकार कहा जा सकता है: जल संरक्षण आवश्यक है क्योंकि पानी एक सीमित संसाधन है और यदि हम इसे बचाएंगे तो भविष्य में जल संकट की संभावना कम होगी। इस तरह तर्क को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करने से वह अधिक प्रभावशाली बनता है। कुल मिलाकर तर्क में दावों के बीच संबंधों को समझना और उन्हें सही तरीके से जोड़ना ही तर्क को प्रभावी बनाता है। यदि आधार स्पष्ट, संगठित और तार्किक रूप से जुड़े होंगे, तो निष्कर्ष भी अधिक विश्वसनीय लगेगा। इसके लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी आधार सीधे निष्कर्ष से जुड़े हों, उनमें कोई विरोधाभास न हो, वे तथ्यपरक हों और उनमें तार्किक संगति बनी रहे। यदि तर्क को इस तरीके से प्रस्तुत किया जाए, तो वह न केवल अधिक प्रभावशाली लगेगा, बल्कि दूसरों को भी आसानी से समझ में आएगा और वे इसे स्वीकार करने के लिए अधिक इच्छुक होंगे। तर्क को अधिक प्रभावी बनाने की इन तकनीकों को अपनाकर हम अपनी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। अगले अध्याय में हम यह समझेंगे कि एक मजबूत तर्क को बनाने के लिए दावों को और अधिक प्रभावी कैसे बनाया जाए, ताकि हमारी तर्कशीलता न केवल मजबूत हो, बल्कि किसी भी विषय पर ठोस और विश्वसनीय विचार प्रस्तुत करने में सक्षम हो। अध्याय 5: अधिक प्रभावी तर्क, बेहतर दावे बनाने की कला। जब हम किसी बहस में भाग लेते हैं, कोई विचार साझा करते हैं या किसी को किसी बात के लिए सहमत करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे दावे कितने मजबूत और प्रभावी हैं। एक तर्क को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी है कि उसके दावे स्पष्ट, तार्किक और प्रमाणों एविडेंस से समर्थित हों। केवल कोई भी विचार प्रस्तुत कर देना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि यह भी देखना जरूरी होता है कि वह विचार कितना ठोस और प्रामाणिक है। इस अध्याय में हम यह समझेंगे कि एक अच्छा दावा क्या होता है, उसे कैसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है और किन तकनीकों से हम अपने तर्क को मजबूत बना सकते हैं।
जब हम कोई दावा प्रस्तुत करते हैं तो सबसे पहली शर्त यह होती है कि वह स्पष्ट, क्लियर और विशिष्ट, स्पेसिफिक हो। अस्पष्ट दावे न केवल तर्क को कमजोर बनाते हैं, बल्कि वे बहस के दौरान भ्रम भी पैदा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहे कि स्वस्थ खाना अच्छा होता है, तो यह एक बहुत सामान्य और अस्पष्ट दावा है। इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि स्वस्थ खाना से क्या मतलब है और अच्छा किस संदर्भ में कहा जा रहा है। इसके विपरीत, यदि इसे इस प्रकार कहा जाए कि फल और हरी सब्जियां पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं और हृदय स्वास्थ्य में सुधार करती हैं, तो यह एक अधिक प्रभावी दावा होगा, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से बताता है कि किस तरह का खाना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है और उसका प्रभाव क्या है। किसी भी दावे की ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें कितनी तर्कसंगतता, लॉजिकल साउंडनेस है। एक अच्छा दावा हमेशा तार्किक रूप से संगठित होता है और वह अन्य प्रमाणों और तथ्यों के साथ मेल खाता है। यदि कोई दावा अन्य स्थापित ज्ञान के विरुद्ध जाता है या उसके समर्थन में कोई ठोस प्रमाण नहीं होता, तो उसे स्वीकार करना कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहे कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता, तो यह वैज्ञानिक तथ्यों के विरुद्ध होगा और बिना किसी प्रमाण के इसे स्वीकार करना असंभव होगा। इसलिए किसी भी तर्क में दिए गए दावे को हमेशा तार्किक रूप से ठोस होना चाहिए और वह पहले से मौजूद ज्ञान और प्रमाणों के साथ संगत होना चाहिए। इसके अलावा एक प्रभावी दावा हमेशा सत्यापित, वेरीफाएबल और परीक्षण योग्य, टेस्टेबल होना चाहिए। यदि कोई दावा ऐसा है जिसे प्रमाणों के आधार पर सत्यापित नहीं किया जा सकता, तो वह केवल एक विश्वास, बिलीफ बनकर रह जाता है, न कि एक ठोस तर्क। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहे कि सौभाग्य लाने के लिए नीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए, तो यह एक व्यक्तिगत धारणा है, न कि एक तार्किक दावा। इसकी तुलना में, यदि कोई कहे कि नीले रंग को देखने से मानसिक शांति महसूस होती है, क्योंकि यह वैज्ञानिक रूप से एक शांत रंग माना जाता है, तो यह एक तर्कसंगत दावा होगा, क्योंकि इसे प्रमाणों के आधार पर परखा जा सकता है। किसी भी तर्क को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी है कि उसके दावे स्पष्ट प्रमाणों, क्लियर एविडेंस पर आधारित हों। बिना प्रमाण के किए गए दावे कमजोर होते हैं और उन पर संदेह किया जा सकता है। प्रमाण विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं: वैज्ञानिक शोध, सांख्यिकीय आंकड़े, ऐतिहासिक घटनाएं, विशेषज्ञों की राय या व्यक्तिगत अनुभव। उदाहरण के लिए, यदि कोई दावा करता है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो यह दावा तभी प्रभावी होगा जब इसे वैज्ञानिक शोध और चिकित्सा अध्ययनों के माध्यम से समर्थित किया जाए। लेकिन यदि इसे बिना किसी प्रमाण के कहा जाए, तो यह केवल एक सामान्य राय के रूप में देखा जाएगा, न कि एक ठोस तर्क के रूप में। इसके अलावा, प्रभावी तर्कों में यह भी ध्यान रखा जाता है कि उनमें पक्षपात, बायस न हो। कई बार हम अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं या पूर्वाग्रहों के आधार पर दावे कर बैठते हैं, जो तर्क को कमजोर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहता है कि मेरे अनुसार विज्ञान सबसे अच्छा विषय है, तो यह एक व्यक्तिगत राय है, न कि एक तर्कसंगत दावा। लेकिन यदि कोई कहे कि विज्ञान सबसे लोकप्रिय विषयों में से एक है, क्योंकि पिछले वर्ष की विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षाओं में विज्ञान के लिए सबसे अधिक आवेदन किए गए थे, तो यह एक अधिक प्रभावी और प्रामाणिक दावा होगा, क्योंकि यह आंकड़ों पर आधारित है। एक प्रभावी तर्क में यह भी जरूरी होता है कि उसमें संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट का सही उपयोग किया जाए। संदर्भ के बिना कई बार दावे गलत साबित हो सकते हैं या फिर वे अधूरे लग सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहता है कि पानी पीना जरूरी होता है, तो यह एक सामान्य दावा है।
लेकिन यदि इसे इस संदर्भ में कहा जाए कि गर्मियों में शरीर में पानी की मात्रा कम हो सकती है, इसलिए पर्याप्त पानी पीना जरूरी होता है, तो यह अधिक प्रभावी दावा होगा, क्योंकि इसमें स्पष्ट संदर्भ दिया गया है कि पानी पीने की जरूरत कब और क्यों होती है। इसके अलावा किसी भी तर्क को प्रभावी बनाने के लिए यह देखना जरूरी होता है कि उसमें विरोधी दृष्टिकोणों, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को भी शामिल किया गया है या नहीं। जब हम किसी विषय पर तर्क देते हैं, तो अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो हमारे विचारों से असहमत हो सकते हैं। यदि हम केवल अपने पक्ष के तर्क ही प्रस्तुत करें और दूसरे पक्ष को पूरी तरह अनदेखा कर दें, तो हमारा तर्क कमजोर लग सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहे कि ऑनलाइन शिक्षा पारंपरिक शिक्षा से बेहतर होती है, तो इस तर्क को संतुलित और मजबूत बनाने के लिए यह भी स्वीकार करना जरूरी होगा कि हालांकि ऑनलाइन शिक्षा कई मामलों में सुविधाजनक होती है, लेकिन पारंपरिक शिक्षा सामाजिक कौशल और व्यावहारिक ज्ञान विकसित करने में अधिक प्रभावी हो सकती है। इस तरह, यदि हम विरोधी तर्कों को स्वीकार करके फिर उनका खंडन करें, तो हमारा दावा अधिक ठोस और विश्वसनीय लगेगा। कुल मिलाकर, एक प्रभावी तर्क के लिए जरूरी है कि उसमें दिए गए दावे स्पष्ट, तार्किक, परीक्षण योग्य, प्रामाणिक और निष्पक्ष हों। तर्क को मजबूत बनाने के लिए यह देखना जरूरी होता है कि उसमें ठोस प्रमाणों का उपयोग किया गया है, संदर्भ स्पष्ट है और विरोधी दृष्टिकोणों को संतुलित तरीके से संबोधित किया गया है। यदि इन सभी बातों का ध्यान रखा जाए, तो हमारे तर्क अधिक प्रभावी, समझने में आसान और स्वीकार्य होंगे। अगले अध्याय में हम यह समझेंगे कि तर्कों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए दावों को जोड़ने की प्रक्रिया कैसे काम करती है और कैसे सही लिंकिंग का उपयोग करके एक मजबूत और संगठित तर्क तैयार किया जा सकता है। अध्याय 6, अधिक प्रभावी तर्क, दावों को बेहतर तरीके से जोड़ना। हमने अब तक यह समझा कि किसी भी तर्क को प्रभावी बनाने के लिए उसमें मौजूद दावे स्पष्ट, प्रामाणिक और तार्किक होने चाहिए। लेकिन केवल मजबूत दावे करने से ही तर्क सशक्त नहीं बनता, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण होता है कि उन दावों को आपस में किस प्रकार जोड़ा जाए। यदि तर्क में दावों के बीच संबंध, लिंकिंग ठीक से स्थापित नहीं किया गया है, तो तर्क बिखरा हुआ और असंगत लग सकता है। इस अध्याय में हम यह समझेंगे कि तर्क में दावों को जोड़ने की प्रक्रिया कैसे काम करती है और कैसे सही तरीके से लिंकिंग करके एक संगठित और प्रभावी तर्क तैयार किया जा सकता है। जब हम कोई तर्क देते हैं, तो उसमें विभिन्न दावे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह संबंध जितना स्पष्ट और तार्किक होगा, तर्क उतना ही मजबूत लगेगा। यदि तर्क में दावों को सही क्रम में नहीं जोड़ा जाए या वे एक दूसरे का पर्याप्त समर्थन नहीं करते हों, तो पूरा तर्क कमजोर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहता है कि हमें प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए क्योंकि यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है, तो यह एक सामान्य तर्क है। लेकिन यदि इसमें यह जोड़ा जाए कि प्लास्टिक नष्ट नहीं होता और यह समुद्र में प्रदूषण फैलाता है, जिससे समुद्री जीवों की मृत्यु हो सकती है, तो यह तर्क अधिक संगठित और प्रभावशाली लगेगा, क्योंकि इसमें कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट का स्पष्ट संबंध बनाया गया है। तर्क में दावों को जोड़ने के विभिन्न तरीके होते हैं, लेकिन 3 मुख्य प्रकार की लिंकिंग सबसे अधिक उपयोगी होती है। पहली है सहायक लिंकिंग, सपोर्टिव लिंकिंग, जिसमें एक दावा दूसरे दावे को समर्थन देता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहता है कि हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए क्योंकि यह शरीर को स्वस्थ रखता है, तो यह एक सहायक लिंकिंग होगी। यह तर्क और मजबूत हो सकता है यदि इसमें अतिरिक्त समर्थन के रूप में यह जोड़ा जाए कि व्यायाम करने से हृदय रोग का खतरा कम होता है और मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है।
दूसरी है तुलनात्मक लिंकिंग, कंपैरेटिव लिंकिंग, जिसमें दो विचारों या स्थितियों की तुलना करके निष्कर्ष निकाला जाता है। जैसे कि शक्कर की तुलना में गुड़ स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभदायक होता है क्योंकि इसमें अधिक पोषक तत्व होते हैं। इस तरह के तर्क में दो विकल्पों की तुलना की जाती है और एक को बेहतर साबित किया जाता है। तीसरी है कारणात्मक लिंकिंग, कॉजल लिंकिंग, जिसमें यह दिखाया जाता है कि एक घटना या कार्य किसी अन्य घटना का कारण बनता है। उदाहरण के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। यह एक कारणात्मक लिंकिंग है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग और समुद्र के जलस्तर के बढ़ने के बीच एक सीधा संबंध है। तर्क को प्रभावी बनाने के लिए यह भी जरूरी होता है कि लिंकिंग को व्यवस्थित और तार्किक रूप से प्रस्तुत किया जाए। कई बार लोग अपने विचारों को सही क्रम में प्रस्तुत नहीं करते, जिससे तर्क कमजोर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहे कि हमें वनों की कटाई रोकनी चाहिए क्योंकि यह पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, तो यह एक सामान्य तर्क है। लेकिन यदि इसे इस क्रम में प्रस्तुत किया जाए कि वन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और यदि वनों की कटाई होती है तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे जलवायु परिवर्तन की समस्या बढ़ सकती है, तो यह तर्क अधिक प्रभावी लगेगा क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के बीच क्या संबंध है। एक और महत्वपूर्ण तरीका जिससे तर्क को मजबूत किया जा सकता है वह है उचित भाषा और संकेत शब्दों, साइन पोस्टिंग वर्ड्स का उपयोग। जब हम क्योंकि, बिकॉज, इसलिए, देयरफॉर, यदि तो, इफ देन जैसे शब्दों का सही उपयोग करते हैं तो हमारे तर्क अधिक स्पष्ट और संगठित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम कचरा प्रबंधन को सही से लागू करेंगे तो प्रदूषण कम होगा। यह वाक्य अधिक प्रभावशाली है क्योंकि इसमें स्पष्ट कारण और परिणाम दर्शाया गया है। इसके विपरीत, यदि केवल यह कहा जाए कि प्रदूषण कम होना चाहिए तो यह एक अस्पष्ट विचार लगेगा। इसलिए जब भी हम किसी तर्क में दावों को जोड़ रहे हों तो यह जरूरी होता है कि उनके बीच स्पष्ट संबंध स्थापित किया जाए और भाषा का सही उपयोग किया जाए। तर्क को प्रभावी बनाने के लिए यह भी महत्वपूर्ण होता है कि उसमें विरोधी दृष्टिकोणों, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को भी शामिल किया जाए। जब हम किसी तर्क को प्रस्तुत करते हैं तो अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो हमारे विचारों से असहमत हो सकते हैं। यदि हम अपने तर्क में संभावित आपत्तियों को शामिल करें और फिर उन्हें तर्कसंगत रूप से खंडित करें तो हमारा तर्क अधिक विश्वसनीय लगेगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहता है कि कुछ लोग मानते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा पारंपरिक शिक्षा से बेहतर नहीं होती क्योंकि इसमें सामाजिक संपर्क कम होता है, लेकिन शोध यह दर्शाते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा अधिक लचीली होती है और इससे छात्रों को अपनी गति से सीखने में मदद मिलती है, तो यह तर्क अधिक संतुलित और प्रभावी लगेगा क्योंकि इसमें विरोधी विचार को स्वीकार करके फिर उसके खिलाफ तर्क दिया गया है। इसके अलावा तर्क को मजबूत बनाने के लिए यह भी देखा जाना चाहिए कि उसमें कोई विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं है। यदि तर्क के आधार आपस में ही विरोध करते हैं तो पूरा तर्क कमजोर हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहे कि हमें अधिक ऊर्जा बचानी चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी कहे कि हमें बड़ी और अधिक बिजली खर्च करने वाली गाड़ियां खरीदनी चाहिए, तो यह तर्क परस्पर विरोधाभासी होगा और कमजोर लगेगा। इसलिए जब हम किसी तर्क में दावों को जोड़ते हैं तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी दावे एक दूसरे के पूरक हों और वे मिलकर एक संगठित तर्क बनाते हों। अंत में यह समझना महत्वपूर्ण होता है कि तर्क में दावों को सही तरीके से जोड़ने से ही वे अधिक प्रभावशाली बनते हैं। यदि लिंकिंग स्पष्ट और तार्किक होगी तो तर्क अधिक संगठित और प्रभावी लगेगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम सहायक,
तुलनात्मक और कारणात्मक लिंकिंग का सही उपयोग करें। भाषा और संकेत शब्दों का ध्यान रखें। विरोधी दृष्टिकोणों को शामिल करें और अपने तर्क को तार्किक रूप से संगठित रखें। यदि इन सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाए तो हमारा तर्क न केवल अधिक समझने योग्य होगा बल्कि दूसरों को भी अधिक प्रभावित कर सकेगा। अगले अध्याय में हम यह समझेंगे कि विभिन्न प्रकार की तर्क शक्ति, टाइप्स ऑफ रीजनिंग, क्या होती है और कैसे वे किसी भी तर्क को और अधिक प्रभावशाली बना सकती हैं। अध्याय 7, तर्क के प्रकार, विभिन्न तर्क शक्ति को समझना। अब तक हमने यह समझा कि तर्क को प्रभावी बनाने के लिए दावों को तार्किक रूप से जोड़ना और प्रमाणों का उपयोग करना आवश्यक है। लेकिन किसी भी तर्क की संरचना, स्ट्रक्चर को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि तर्क देने के विभिन्न तरीके कौन-कौन से हैं। सभी तर्क समान नहीं होते। कुछ तर्क सीधे प्रमाणों और तथ्यों पर आधारित होते हैं, जबकि कुछ अनुमान या संभावनाओं पर। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की तर्क शक्ति, रीजनिंग, को समझेंगे और यह जानेंगे कि वे कैसे काम करती हैं। तर्क मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं: निगमनात्मक तर्क, डिडक्टिव रीजनिंग, और आगमनात्मक तर्क, इंडक्टिव रीजनिंग। निगमनात्मक तर्क में सामान्य सिद्धांतों या स्थापित तथ्यों से एक निश्चित निष्कर्ष निकाला जाता है, जबकि आगमनात्मक तर्क में कुछ विशेष उदाहरणों या अनुभवों के आधार पर एक सामान्य निष्कर्ष बनाया जाता है। इन दोनों के अलावा तुलनात्मक तर्क, एनालॉजिकल रीजनिंग, और कारणात्मक तर्क, कॉजल रीजनिंग भी महत्वपूर्ण होते हैं, जो विभिन्न संदर्भों में उपयोग किए जाते हैं। निगमनात्मक तर्क, डिडक्टिव रीजनिंग में निष्कर्ष पहले से मौजूद तथ्यों और सिद्धांतों के आधार पर निकाला जाता है। यदि तर्क में दिए गए आधार, प्रेमिसेस, सही हैं, तो निष्कर्ष भी अवश्य सही होगा। उदाहरण के लिए, सभी मनुष्य नश्वर हैं, राम एक मनुष्य है, इसलिए राम नश्वर है। यह तर्क पूरी तरह से तार्किक रूप से सही है, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी सुनिश्चित और स्पष्ट है। निगमनात्मक तर्क का उपयोग वैज्ञानिक, गणितीय और विधिक, लीगल तर्कों में अधिक किया जाता है, जहां निष्कर्ष किसी भी स्थिति में गलत नहीं हो सकता, बशर्ते कि आधार सही हों। लेकिन यदि आधार ही गलत हों, तो पूरा तर्क गलत हो सकता है। उदाहरण के लिए, सभी पक्षी उड़ सकते हैं। पेंगुइन एक पक्षी है, इसीलिए पेंगुइन उड़ सकता है। यह तर्क गलत है क्योंकि इसकी पहली शर्त ही गलत है। आगमनात्मक तर्क, इंडक्टिव रीजनिंग, में निष्कर्ष कुछ विशेष उदाहरणों से निकाला जाता है और यह हमेशा पूर्ण रूप से सुनिश्चित नहीं होता। इसमें संभावनाओं, प्रोबेबिलिटीज, पर अधिक ध्यान दिया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हमने देखा कि हर बार जब बादल आते हैं तो बारिश होती है, तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बादल आने का मतलब है कि बारिश होगी। लेकिन यह हमेशा सही नहीं होगा, क्योंकि कई बार बादल होने के बावजूद बारिश नहीं होती। आगमनात्मक तर्क का उपयोग विज्ञान और अनुसंधान, रिसर्च में अधिक किया जाता है, जहां प्रयोगों और आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तुलनात्मक तर्क, एनालॉजिकल रीजनिंग, तब उपयोग किया जाता है जब 2 स्थितियों या चीजों के बीच समानता के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। उदाहरण के लिए, पृथ्वी पर जीवन पानी की उपस्थिति के कारण संभव हुआ। मंगल पर भी पानी के अवशेष मिले हैं, इसलिए मंगल पर भी जीवन संभव हो सकता है। यह तर्क पूरी तरह सुनिश्चित नहीं है, लेकिन यह एक संभावना को इंगित करता है। तुलनात्मक तर्क का उपयोग आमतौर पर नई खोजों, कानूनी मामलों और तकनीकी विश्लेषण में किया जाता है, जहां नए विषयों को पुराने ज्ञान से तुलना करके समझा जाता है। कारणात्मक तर्क, कॉजल रीजनिंग, तब उपयोग किया जाता है
जब एक घटना या स्थिति के कारण और प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है। उदाहरण के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। यह एक कारणात्मक तर्क है, क्योंकि इसमें यह दिखाया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग एक कारण है और तापमान वृद्धि उसका प्रभाव है। यह तर्क वैज्ञानिक और सामाजिक अनुसंधान में अधिक उपयोग किया जाता है, जहां हमें यह समझना होता है कि किसी घटना के पीछे कौन से कारक जिम्मेदार हैं। हर प्रकार की तर्क शक्ति की अपनी विशेषताएं और सीमाएं होती हैं। निगमनात्मक तर्क सबसे अधिक निश्चित होता है, लेकिन यदि आधार गलत हो तो पूरा तर्क गलत हो जाता है। आगमनात्मक तर्क वास्तविक जीवन की घटनाओं और आंकड़ों पर आधारित होता है, लेकिन यह हमेशा पूर्ण रूप से सुनिश्चित नहीं होता। तुलनात्मक तर्क नए विचारों और खोजों के लिए उपयोगी होता है, लेकिन इसमें गलत तुलना, फॉल्स एनालॉजी करने का खतरा रहता है। कारणात्मक तर्क प्रभावी होता है, लेकिन कभी-कभी दो घटनाओं के बीच सहसंबंध, कॉरिलेशन को कारण, कॉजेशन मान लेने की गलती हो सकती है। किसी भी तर्क को प्रभावी बनाने के लिए यह जरूरी होता है कि हम यह समझें कि किस स्थिति में किस प्रकार की तर्क शक्ति का उपयोग करना चाहिए। वैज्ञानिक अनुसंधान और गणितीय सिद्धांतों में निगमनात्मक तर्क अधिक उपयोगी होता है, जबकि सामाजिक विज्ञान और मनोविज्ञान में आगमनात्मक तर्क अधिक प्रचलित होता है। कानूनी मामलों और नीति निर्माण में तुलनात्मक तर्क महत्वपूर्ण होता है, जबकि सार्वजनिक नीति और आर्थिक विश्लेषण में कारणात्मक तर्क अधिक प्रभावी साबित होता है। तर्क के प्रकारों को समझकर हम अपने तर्क को अधिक प्रभावशाली और विश्वसनीय बना सकते हैं। सही तर्क शक्ति का उपयोग करने से हम न केवल अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी अपने विचारों से सहमत कराने में सफल हो सकते हैं। यदि हम यह जान लें कि किस प्रकार की तर्क शक्ति किस स्थिति में प्रभावी होती है, तो हम किसी भी बहस, चर्चा या लेखन में अधिक प्रभावशाली बन सकते हैं। अगले अध्याय में हम यह समझेंगे कि शोध, तर्क और विश्लेषण एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं और कैसे प्रभावी विश्लेषण करने के लिए सही तर्क शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। अध्याय 8, शोध, तर्क और विश्लेषण। गहन समझ की प्रक्रिया से कोई भी तर्क तब तक प्रभावी नहीं हो सकता जब तक वह ठोस प्रमाणों और व्यवस्थित विश्लेषण पर आधारित न हो। केवल राय या अनुभव के आधार पर दिए गए तर्क कमजोर होते हैं, जबकि शोध और विश्लेषण के साथ प्रस्तुत किए गए तर्क अधिक विश्वसनीय होते हैं। शोध हमें आवश्यक जानकारी प्रदान करता है, तर्क इस जानकारी को व्यवस्थित करता है, और विश्लेषण हमें यह समझने में मदद करता है कि उस जानकारी का उपयोग किस तरह किया जाए। यह अध्याय इस बात की गहराई से पड़ताल करेगा कि शोध, तर्क और विश्लेषण आपस में कैसे जुड़े हैं और इनका प्रभावी उपयोग कैसे किया जा सकता है। जब हम किसी विषय पर तर्क प्रस्तुत करते हैं, तो सबसे पहले हमें उस विषय से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी जुटाने की जरूरत होती है। यह जानकारी कई स्रोतों से आ सकती है, जैसे कि पुस्तकों, शोध पत्रों, समाचार रिपोर्टों, सरकारी दस्तावेजों, विशेषज्ञों के विचारों और व्यक्तिगत अनुभवों से। लेकिन हर स्रोत समान रूप से विश्वसनीय नहीं होता, इसलिए यह महत्वपूर्ण होता है कि हम अपने शोध के दौरान यह तय करें कि कौन सी जानकारी प्रामाणिक है और कौन सी नहीं। उदाहरण के लिए, यदि हम यह तर्क देना चाहते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए, तो हमें यह देखना होगा कि क्या वैज्ञानिक रिपोर्टें इस दावे का समर्थन करती हैं और क्या अन्य देशों के उदाहरण इसे मजबूत करते हैं। शोध करने के बाद अगला चरण तर्क विकसित करने का होता है। यदि हमारे पास पर्याप्त डेटा है, लेकिन हम इसे सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, तो तर्क कमजोर लग सकता है।
तर्क को प्रभावी बनाने के लिए यह जरूरी है कि वह संगठित और तार्किक हो। उदाहरण के लिए, यदि हम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर शोध कर रहे हैं, तो हमें यह दिखाना होगा कि किस प्रकार बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा और ग्लेशियरों के पिघलने जैसी घटनाएं जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हैं। यदि इन सभी बिंदुओं को एक क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाए, तो तर्क अधिक प्रभावशाली लगेगा। तर्क को ठोस बनाने के लिए विश्लेषण करना अनिवार्य होता है। विश्लेषण का अर्थ है जानकारी की गहरी समीक्षा करना, यह समझना कि विभिन्न पहलू एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं और यह तय करना कि कौन से तथ्य अधिक महत्वपूर्ण हैं। एक अच्छा विश्लेषण केवल आंकड़ों को प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि यह भी बताता है कि उन आंकड़ों का अर्थ क्या है। उदाहरण के लिए, यदि कोई रिपोर्ट यह दिखाती है कि पिछले 10 वर्षों में प्रदूषण में 20% की वृद्धि हुई है, तो विश्लेषण यह स्पष्ट करेगा कि इसके पीछे कौन से कारक जिम्मेदार हैं और इस प्रवृत्ति का भविष्य में क्या प्रभाव हो सकता है। कई बार शोध किए बिना भी लोग तर्क देने लगते हैं, जिससे वे गलत निष्कर्षों तक पहुंच सकते हैं। एक सामान्य गलती यह होती है कि लोग केवल उन्हीं तथ्यों का चयन करते हैं जो उनके दावे का समर्थन करते हैं और उन तथ्यों को नजरअंदाज कर देते हैं जो उनके तर्क के विपरीत हो सकते हैं। इसे पुष्टि पूर्वाग्रह, कंफर्मेशन बायस कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई यह तर्क देना चाहता है कि स्मार्टफोन का उपयोग बच्चों के लिए पूरी तरह नुकसानदायक है, तो वह केवल उन शोधों का हवाला देगा जो इसके नकारात्मक प्रभाव दिखाते हैं, जबकि उन अध्ययनों को अनदेखा करेगा जो यह दर्शाते हैं कि स्मार्टफोन का संतुलित उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए लाभदायक हो सकता है। इसलिए एक अच्छे विश्लेषण में सभी संभावित दृष्टिकोणों पर विचार किया जाता है, न कि केवल उन पहलुओं पर जो किसी विशेष निष्कर्ष का समर्थन करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि शोध और विश्लेषण केवल आंकड़ों और तथ्यों तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे किसी विषय के संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट को भी ध्यान में रखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम यह तर्क देना चाहते हैं कि शहरीकरण से पर्यावरण को नुकसान होता है, तो हमें यह भी देखना होगा कि यह कहां और किस हद तक सही है। कुछ देशों में शहरीकरण पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि अन्य देशों में यह अधिक पर्यावरणीय नियमों के कारण नियंत्रित हो सकता है। यदि तर्क बिना संदर्भ के दिया जाता है, तो वह अधूरा और भ्रामक हो सकता है। शोध, तर्क और विश्लेषण का उपयोग करके हम न केवल मजबूत तर्क तैयार कर सकते हैं, बल्कि हम दूसरों के तर्कों की गुणवत्ता का भी मूल्यांकन कर सकते हैं। जब हम किसी रिपोर्ट, समाचार या बहस को देखते हैं, तो हमें यह पूछना चाहिए कि क्या यह तर्क पर्याप्त शोध पर आधारित है? क्या इसमें सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है? क्या विश्लेषण निष्पक्ष और तार्किक है? ये प्रश्न हमें यह तय करने में मदद करेंगे कि कौन से तर्क विश्वसनीय हैं और कौन से भ्रामक। कुल मिलाकर शोध, तर्क और विश्लेषण एक दूसरे के पूरक हैं, और एक प्रभावी तर्क निर्माण के लिए तीनों का सही संतुलन आवश्यक होता है। शोध से हमें आवश्यक जानकारी मिलती है, तर्क इस जानकारी को संगठित करता है, और विश्लेषण यह निर्धारित करता है कि कौन सी जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है। यदि इन तीनों को सही तरीके से लागू किया जाए, तो हम न केवल अधिक प्रभावशाली तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं, बल्कि दूसरों के तर्कों को भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उनकी वैधता का मूल्यांकन कर सकते हैं। अगले अध्याय में हम यह समझेंगे कि एक प्रभावी तर्क की योजना कैसे बनाई जाए और इसे प्रस्तुत करने के लिए कौन से चरण अपनाने चाहिए, ताकि तर्क शक्ति और लेखन कौशल को और अधिक विकसित किया जा सके।
अध्याय 9 तर्क की योजना बनाना और उसे प्रभावी रूप से प्रस्तुत करना। अब तक हमने यह समझा कि एक मजबूत तर्क में शोध, विश्लेषण और तर्क शक्ति की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन इन सभी तत्वों को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना भी उतना ही आवश्यक है। एक बिखरा हुआ तर्क, चाहे वह कितना भी तथ्यात्मक और तार्किक क्यों न हो, प्रभावी नहीं लगेगा। इसलिए यह जरूरी है कि तर्क को सही तरीके से योजना बनाकर प्रस्तुत किया जाए ताकि श्रोता या पाठक आसानी से इसे समझ सकें और इसे स्वीकार करने के लिए अधिक इच्छुक हों। इस अध्याय में हम यह जानेंगे कि एक प्रभावी तर्क की योजना कैसे बनाई जाए, उसे प्रस्तुत करने के कौन से चरण अपनाने चाहिए और किन तकनीकों से तर्क को अधिक प्रभावी और संगठित बनाया जा सकता है। किसी भी तर्क की योजना बनाने के लिए सबसे पहला कदम होता है उद्देश्य को स्पष्ट करना। हमें यह तय करना होता है कि हमारा तर्क किस विषय पर केंद्रित होगा और हम उससे क्या साबित करना चाहते हैं। यदि हमारा उद्देश्य अस्पष्ट रहेगा तो तर्क भी प्रभावहीन लगेगा। उदाहरण के लिए, यदि हम यह तर्क देना चाहते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा पारंपरिक शिक्षा से बेहतर है, तो हमें पहले यह स्पष्ट करना होगा कि बेहतर से हमारा क्या मतलब है। क्या हम इसे सीखने की गति, सुलभता, लागत या किसी और कारक के आधार पर माप रहे हैं? जब तक हमारा उद्देश्य स्पष्ट नहीं होगा, तब तक तर्क मजबूत नहीं बनेगा। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण कदम है प्रासंगिक जानकारी और प्रमाणों को एकत्र करना। किसी भी तर्क को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होता है कि उसमें दिए गए आधार ठोस प्रमाणों, एविडेंस पर आधारित हों। शोधपत्र, सरकारी रिपोर्ट, सांख्यिकीय आंकड़े, विशेषज्ञों की राय और ऐतिहासिक उदाहरणों का उपयोग करके तर्क को अधिक विश्वसनीय बनाया जा सकता है। लेकिन जानकारी इकट्ठा करते समय यह ध्यान रखना जरूरी होता है कि केवल वही प्रमाण शामिल किए जाएं जो तर्क के लिए वास्तव में प्रासंगिक हैं। अनावश्यक या अतिरिक्त जानकारी तर्क को भटकाने का काम कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि हम यह तर्क देना चाहते हैं कि धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, तो हमें इसके स्वास्थ्य प्रभावों, आर्थिक बोझ और सामाजिक प्रभावों से जुड़े प्रमाणों पर ध्यान देना चाहिए, न कि किसी अन्य अप्रासंगिक पहलू पर। एक बार जब प्रमाण इकट्ठा कर लिए जाएं, तो अगला कदम होता है तर्क की संरचना, स्ट्रक्चर तय करना। एक प्रभावी तर्क में आमतौर पर 3 मुख्य भाग होते हैं: परिचय, इंट्रोडक्शन, मुख्य भाग, बॉडी, और निष्कर्ष, कंक्लूजन। परिचय में हम अपने तर्क की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि हमारा मुख्य दावा क्या है। यह हिस्सा संक्षिप्त और प्रभावशाली होना चाहिए ताकि पाठक या श्रोता तुरंत विषय को समझ सकें। उदाहरण के लिए, यदि हमारा तर्क जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित है, तो परिचय में यह बताया जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन क्यों एक महत्वपूर्ण समस्या है और हम इस विषय पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। मुख्य भाग में हम अपने दावों को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करते हैं। यहां यह सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि सभी दावे तार्किक रूप से जुड़े हों और प्रमाणों के साथ समर्थित हों। तर्क को मजबूत बनाने के लिए हर आधार को स्पष्ट रूप से पेश किया जाना चाहिए और यह भी दिखाया जाना चाहिए कि यह आधार हमारे मुख्य निष्कर्ष का समर्थन कैसे करता है। यदि हमारे तर्क में कई आधार शामिल हैं, तो हमें यह देखना चाहिए कि वे किस क्रम में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सबसे मजबूत तर्क पहले रखना आमतौर पर अधिक प्रभावी होता है। इसके अलावा एक अच्छा तर्क तब बनता है जब हम संभावित आपत्तियों, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को भी संबोधित करते हैं। जब हम किसी भी विषय पर तर्क देते हैं,
तो निश्चित रूप से ऐसे लोग होंगे जो हमसे असहमत होंगे। यदि हम उनकी आपत्तियों को नजरअंदाज कर देते हैं तो हमारा तर्क कमजोर लग सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम यह तर्क दे रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा बेहतर है, तो हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि कुछ लोग यह मान सकते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा सामाजिक संपर्क को कम कर देती है। लेकिन इसके बाद हमें यह भी दिखाना चाहिए कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जा सकता है, जैसे कि आभासी कक्षाओं और समूह चर्चाओं के माध्यम से। इस प्रकार, यदि हम अपने तर्क में संभावित आपत्तियों को पहचानकर उनका तार्किक खंडन करते हैं, तो हमारा तर्क अधिक प्रभावी हो सकता है। अंत में, निष्कर्ष में, हम अपने मुख्य तर्क को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं और इसे एक मजबूत समापन बिंदु प्रदान करते हैं। एक अच्छा निष्कर्ष केवल तर्क को दोहराने के बजाय इसे एक सशक्त संदेश के साथ समाप्त करता है। उदाहरण के लिए, यदि हम जलवायु परिवर्तन पर चर्चा कर रहे हैं, तो निष्कर्ष केवल यह नहीं होना चाहिए कि हमें जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से लेना चाहिए। इसके बजाय यह दिखाना अधिक प्रभावी होगा कि यदि हम अभी कदम नहीं उठाते, तो आने वाली पीढ़ियों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तर्क को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने के लिए भाषा का सही उपयोग भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जटिल और कठिन शब्दों का अत्यधिक उपयोग तर्क को भ्रमित कर सकता है, जबकि सरल और सीधी भाषा इसे अधिक प्रभावी बना सकती है। इसके अलावा, क्योंकि, बिकॉज, इसलिए, देयरफॉर, यदि तो, इफ देन जैसे संकेत शब्दों, साइन पोस्टिंग वर्ड्स का उपयोग करके तर्क को स्पष्ट और संगठित बनाया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि तर्क को तथ्यों और तर्कसंगत विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए, न कि भावनाओं पर। कई बार लोग भावनात्मक अपील, इमोशनल अपील का उपयोग करके दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक मजबूत तर्क वह होता है जो तर्कसंगत रूप से प्रस्तुत किया जाए। उदाहरण के लिए, यदि कोई यह कहे कि हमें सभी गरीबों की मदद करनी चाहिए क्योंकि वे बहुत दुखी होते हैं, तो यह एक भावनात्मक अपील होगी। लेकिन यदि इसे इस तरह प्रस्तुत किया जाए कि गरीबी को कम करने के लिए किए गए सामाजिक कार्यक्रमों से अर्थव्यवस्था को भी लाभ होता है, तो यह तर्क अधिक प्रभावी लगेगा, क्योंकि यह ठोस प्रमाणों और विश्लेषण पर आधारित है। कुल मिलाकर, एक प्रभावी तर्क की योजना बनाने और उसे प्रस्तुत करने के लिए स्पष्ट उद्देश्य, ठोस प्रमाण, संगठित संरचना और तार्किक प्रस्तुति आवश्यक होती है। परिचय में विषय का संक्षिप्त परिचय दिया जाना चाहिए। मुख्य भाग में दावों को ठोस प्रमाणों के साथ पेश किया जाना चाहिए और संभावित आपत्तियों का तार्किक खंडन किया जाना चाहिए, और निष्कर्ष में तर्क को एक सशक्त समापन दिया जाना चाहिए। यदि इन सभी चरणों का सही तरीके से पालन किया जाए, तो तर्क न केवल अधिक प्रभावी बनेगा, बल्कि इसे दूसरों द्वारा अधिक आसानी से स्वीकार भी किया जाएगा। अगले अध्याय में हम यह समझेंगे कि इन सभी तत्वों को मिलाकर एक संपूर्ण और संगठित तर्क कैसे बनाया जाए, ताकि यह न केवल प्रभावशाली हो, बल्कि इसे आसानी से पढ़ा और समझा भी जा सके। अध्याय 10। तर्क को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना। संपूर्ण दृष्टिकोण की। अब तक हमने यह समझा कि तर्क को प्रभावी बनाने के लिए हमें दावों को स्पष्ट रखना, उन्हें प्रमाणों से समर्थित करना, सही तर्क शक्ति का उपयोग करना, शोध और विश्लेषण को ध्यान में रखना तथा तर्क की एक संगठित योजना बनानी होती है। लेकिन इन सभी तत्वों को मिलाकर एक ठोस, तार्किक और प्रभावशाली तर्क कैसे तैयार किया जाए, यह अंतिम अध्याय हमें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे हम तर्क की अंतिम प्रस्तुति को बेहतर बना सकते हैं, ताकि यह न केवल संगठित हो, बल्कि पाठकों
या श्रोताओं को आसानी से समझ में आए और उन्हें प्रभावित भी कर सके। जब हम किसी तर्क को प्रस्तुत करते हैं तो सबसे पहले यह जरूरी होता है कि उसमें एक स्पष्ट और तार्किक संरचना हो। बिना किसी व्यवस्थित क्रम के रखे गए तर्क कमजोर लग सकते हैं और पाठक को भ्रमित कर सकते हैं। इसलिए एक प्रभावी तर्क में हमेशा एक स्पष्ट शुरुआत, व्यवस्थित मुख्य भाग और एक सशक्त निष्कर्ष होना चाहिए। शुरुआत में हमें अपने तर्क का विषय स्पष्ट करना होता है ताकि श्रोता या पाठक यह समझ सकें कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम जलवायु परिवर्तन पर तर्क दे रहे हैं तो शुरुआत में हमें यह बताना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन क्यों महत्वपूर्ण है और यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। मुख्य भाग में हमें अपने दावों को एक ठोस क्रम में प्रस्तुत करना चाहिए। सबसे प्रभावी तरीका यह है कि हम अपने सबसे मजबूत दावे को पहले रखें और उसके बाद अन्य सहायक दावों को प्रस्तुत करें ताकि तर्क धीरे धीरे मजबूत होता जाए। उदाहरण के लिए, यदि हमारा तर्क यह है कि नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए, तो हमें सबसे पहले यह दिखाना चाहिए कि यह पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की तुलना में अधिक टिकाऊ, सस्टेनेबल है। फिर यह समझाना चाहिए कि यह अधिक पर्यावरण अनुकूल, इको फ्रेंडली है, और अंत में यह तर्क देना चाहिए कि यह अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। इस तरह हमारा तर्क क्रमबद्ध और प्रभावी लगेगा। तर्क को प्रस्तुत करते समय यह भी महत्वपूर्ण होता है कि हम संकेत शब्दों, साइन पोस्टिंग वर्ड्स का सही उपयोग करें ताकि पाठक या श्रोता आसानी से समझ सकें कि तर्क किस दिशा में जा रहा है। शब्द जैसे इसलिए, therefore, इस कारण से, for this reason, इसके अतिरिक्त, in addition, इसके विपरीत, on the other hand, यदि तो, if then pan आदि तर्क की स्पष्टता को बढ़ाने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम यह तर्क देना चाहते हैं कि शहरीकरण पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है, तो यह कहना कि शहरीकरण से जंगलों की कटाई बढ़ती है, जिसके कारण जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी प्रभावित होती है और इसीलिए पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है। यह तर्क अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित लगेगा क्योंकि इसमें कारण और प्रभाव को सही तरीके से जोड़ा गया है। इसके अलावा एक अच्छा तर्क केवल अपने पक्ष को प्रस्तुत करने तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह विरोधी दृष्टिकोणों, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को भी संबोधित करता है। यदि हम केवल अपने पक्ष के दावे प्रस्तुत करते हैं और संभावित आपत्तियों, ऑब्जेक्शंस की अनदेखी करते हैं, तो हमारा तर्क अधूरा लगेगा। उदाहरण के लिए, यदि हम यह तर्क दे रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा पारंपरिक शिक्षा से बेहतर है, तो हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि कुछ लोग यह मान सकते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा में सामाजिक संपर्क कम होता है। लेकिन इसके बाद हमें यह भी दिखाना चाहिए कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जा सकता है, जैसे कि आभासी कक्षाओं और समूह चर्चाओं के माध्यम से। इस प्रकार, यदि हम अपने तर्क में संभावित आपत्तियों को पहचानकर उनका तार्किक खंडन करते हैं, तो हमारा तर्क अधिक प्रभावी हो सकता है। तर्क को प्रभावी बनाने के लिए भाषा की सरलता भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जटिल और कठिन शब्दों का अत्यधिक उपयोग तर्क को भ्रमित कर सकता है, जबकि सरल और सीधी भाषा इसे अधिक प्रभावी बना सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई तर्क वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, तो उसे अत्यधिक तकनीकी भाषा में प्रस्तुत करने के बजाय सरल शब्दों में समझाना अधिक प्रभावी होगा। इसी तरह, यदि तर्क किसी सामाजिक मुद्दे पर आधारित है, तो उसे उस संदर्भ में प्रस्तुत करना चाहिए जिसे आम लोग आसानी से समझ सकें। इसके अतिरिक्त, तर्क को रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए उदाहरणों, एग्जाम्पल्स और कहानियों, स्टोरीज का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरणों के माध्यम से तर्क को अधिक स्पष्ट बनाया जा सकता है और इससे पाठक या श्रोता
इसे अपने अनुभवों से जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम जलवायु परिवर्तन पर चर्चा कर रहे हैं, तो यह कहना कि ग्लोबल वार्मिंग से तापमान बढ़ रहा है एक सामान्य कथन हो सकता है। लेकिन यदि हम इसमें यह जोड़ें कि साल 2023 में यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए, तो यह तर्क अधिक प्रभावी लगेगा, क्योंकि यह एक वास्तविक घटना से जुड़ा होगा। अंत में, एक अच्छा तर्क हमेशा एक सशक्त निष्कर्ष कंक्लूजन के साथ समाप्त होता है। निष्कर्ष केवल पहले दिए गए तर्कों को दोहराने के लिए नहीं होता, बल्कि इसका उद्देश्य पाठकों या श्रोताओं को एक अंतिम प्रभावशाली संदेश देना होता है। उदाहरण के लिए, यदि हमारा तर्क जलवायु परिवर्तन के बारे में है, तो निष्कर्ष केवल यह नहीं होना चाहिए कि हमें जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से लेना चाहिए। इसके बजाय यह दिखाना अधिक प्रभावी होगा कि यदि हम अभी कदम नहीं उठाते, तो आने वाली पीढ़ियों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर, एक प्रभावी तर्क प्रस्तुत करने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी संरचना स्पष्ट हो, भाषा सरल और सटीक हो, प्रमाण और उदाहरणों का सही उपयोग किया जाए, विरोधी दृष्टिकोणों को स्वीकार करके उनका तार्किक खंडन किया जाए, और तर्क को एक सशक्त निष्कर्ष के साथ समाप्त किया जाए। यदि इन सभी तत्वों को सही तरीके से मिलाया जाए, तो तर्क न केवल प्रभावी बनेगा, बल्कि इसे दूसरों द्वारा आसानी से समझा और स्वीकार भी किया जाएगा। अब जब हमने पूरे तर्क निर्माण की प्रक्रिया को समझ लिया है, तो अगला कदम है इन सिद्धांतों को अपने लेखन और संवाद कौशल में लागू करना, ताकि हम अपनी सोच को अधिक तार्किक, स्पष्ट और प्रभावशाली बना सकें। यदि इन सभी रणनीतियों का सही तरीके से अभ्यास किया जाए, तो कोई भी व्यक्ति एक मजबूत तर्क प्रस्तुत करने और किसी भी बहस या चर्चा में प्रभावी ढंग से भाग लेने में सक्षम हो सकता है।